क्या हाल चाल है आप सभी के। सो वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर सीयूईटी, जहां पे आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चन। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैं कोर मैथ्स की बात कर रहा हूं, जो पीसीएम स्टूडेंट्स का एक डोमेन सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप लोगों ने, या फिर कई बार कॉमर्स वालों के लिए भी ये डोमेन सब्जेक्ट बन जाता है, तो अगर आप लोगों ने मैथ्स को एज अ डोमेन सब्जेक्ट लिया है और आप समझना चाहते हो कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सीयूईटी में, तो आज के इस सेशन में हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। एंड इन फ्यूचर आपको ऐसे और भी सेशंस मिलते रहेंगे, तो सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको धमाकेदार कंटेंट मिलने वाला है सीयूईटी का। तो देखो यार, आपको पता है आपके सीयूईटी एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे। उसके लिए आपने क्लास 12th की जो मैथ्स है वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए। अब यहां पे हम क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, तो आपको ये नहीं कि सजा दजा के स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, नहीं, आप रफ वर्क कर सकते हो। सवाल पढ़ो, उसको रफली सॉल्व करो और फिर उसका आंसर निकालो। सवाल है, कहते हैं कि कोई फंक्शन है, वो यहां से यहां तक जाता है, इज गिवन बाय दिस। जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको नोट करो। फंक्शन आपके पास ये दिया गया है, तो इसको नोट कर दिया आपने, ठीक है। उसके आगे क्या कहता है कि ये वन वन फंक्शन नहीं है, बट ऑन टू फंक्शन है। तो अगर एफ ए की वैल्यू इतनी है, अगर एफ ए की वैल्यू इतनी है, तो आपको बेटा ए की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी। तो एफ ए का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। एफ ए का मतलब होता है कि आपने एक्स की जगह पे ए सब्सटीट्यूट किया और ये पूरी की पूरी वैल्यू अंडर रूट 7 के इक्वल आ गई। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो 16 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, इसको इधर भेजोगे 16 माइनस 7 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास, ए की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 3। तो ए की जो वैल्यूज है बेटा वो आपके पास आ गई है क्या, प्लस माइनस 3। प्लस 3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ही दूसरा सवाल है आपके पास इंटीग्रेशन से, कहता है कि इसको इंटीग्रेट करो। ऊपर अगर आपके पास, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर अगर आपके पास डिग्री ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, x+1 से इसको x की पावर 3 को डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करोगे, है ना, सिंपल, फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। फिर क्या करोगे, प्लस एक्स स्क्वायर ये बचा आपके पास, फिर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और साइन चेंज करोगे, ये कट गया तो x बचा, फिर x को इससे डिवाइड करोगे, 1 बचा, तो यहाँ पे बचेगा x+1, और ये हो जाएगा साइन चेंज, ये कट गया, ये -1 बच गया, ठीक है। तो आपके पास अब आप अपने इस फ्रैक्शन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि भैया आपको इंटीग्रेट करना है किसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 -1 अपॉन में x+1 को। अब सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करोगे, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3, इसका हो जाएगा -x²/2, इसका हो जाएगा प्लस x, इसका हो जाएगा माइनस log x+1, ठीक है जी। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। फॉर्मूले आपको आने चाहिए बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूं, आपने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है तो आपको फॉर्मूले आते होंगे। ये कहीं पे ऑप्शन में लिखा नहीं है, सिर्फ क्योंकि 2 ऑप्शंस गायब हो गए इसके, ठीक है, बट दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो, अगला सवाल आप लोगों के पास है, अगेन इंटीग्रेशन का, एक प्रॉपर्टी के ऊपर, कहता है कि अगर ये इसके बराबर है बेटा, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या होगा। देखो, आप यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि भैया a से लेके b तक मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x की जगह पे a+b माइनस x लिख सकता हूं, और f x की जगह पे a+b माइनस x लिख सकता हूं, ये चीज हो गई। अच्छा, अब अगर मैंने a से लेके b तक इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो जाएगा, a+b माइनस x हो जाएगा। f ऑफ a+b माइनस x जो है वो fx के बराबर है। ये किसके बराबर है, fx के बराबर है। ये चीज हो गई। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा a से लेके b तक a+b fx, ये हो गया, और ये माइनस x वाली टर्म को माइनस x a से लेके b तक fx, इसको अलग इंटीग्रेट कर दिया। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये मान लो पूरा का पूरा i के बराबर था, तो ये क्या है, i के बराबर, ये क्या है, i के बराबर, ये क्या है, i के बराबर, और ये वाली जो वैल्यू है बेटा, ये यही तो है, ये यही तो वैल्यू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, i के बराबर, और ये नेगेटिव i जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2i जो है वो किसके बराबर, a+b कॉमन ले सकते हो आप, a+b आप कॉमन ले सकते हो, और फिर a से लेके b तक इंटीग्रेट करो और fx, ठीक है। उसके बाद 2 को इधर शिफ्ट करो, i की वैल्यू आ जाएगी a+b डिवाइडेड बाई 2, a से लेके b तक आप इसको इंटीग्रेट करो और fx,
fx। बस देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, a प्लस बी, ए से लेके बी, f ऑफ x, ऑप्शन नंबर डी। यही है ना, यही है ना, ठीक है। चल उसके बाद अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि भैया कोई कॉलेज है, उस कॉलेज में 30% स्टूडेंट फिजिक्स में फेल हो गए। 30% स्टूडेंट्स किस में फेल हो गए, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा 30/100। 25% स्टूडेंट्स किस में फेल हो रहे हैं, मैथ्स में फेल हो रहे हैं। 25% स्टूडेंट्स किस में फेल हो रहे हैं, मैथ्स में। उसके बाद बेटा 10% स्टूडेंट्स किस में फेल हो रहे हैं, बोथ किस में, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन। ये मैं फेल होने की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, पास होने की प्रोबेबिलिटीज नहीं। तो कितने, 10% स्टूडेंट्स क्या है, दोनों में फेल हो गए। अब आपको निकालना क्या है, वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट शी फेल्स इन फिजिक्स। शी, लड़की की बात हो रही है, शी फेल्स इन फिजिक्स एंड शी हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स। अरे रे रे बेचारी के साथ क्या हो गया, फिजिक्स में भी फेल है और मैथ्स में भी फेल है। गिवन ये है, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बच्ची फिजिक्स में फेल होगी, और कंडीशन यानी कि गिवन ये दे दिया गया है कि वो मैथ्स में भी फेल है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये सवाल बनता है बेटा, फिजिक्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होता है फॉर्मूला ये, और यहां से अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखूं 10/100 डिवाइडेड बाई मैथ्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 25/100, 100 से 100 कटा, 5 2 जा 5 3 5 5 जा, तो 2/5 इज द आंसर। चेक कर लो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो यहां पे अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि भैया आपको मतलब पूरा का पूरा डिटेल में चीजों को पढ़ाएंगे, नहीं बेटा। मैं अगेन, अगर आपको डिटेल में चीजें पढ़नी है तो आप एक बारी वन शॉट वीडियोस देख लेना मेरे, है ना। यहां पे मैं बस आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनको फटाफट कैसे सॉल्व करना, वो चीज बताऊंगा, क्योंकि शायद 1-1.5 महीने बाद अब आपका एग्जाम है ना। तो समझो प्रोसेस को, ठीक है। ये वो समय नहीं है कि आपको डिटेल में चीजें पढ़ाई जाए यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलो बाकी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता रहूंगा। देखो सीयूईटी का जो एग्जाम है अभी नया है, 2-3 साल हुए हैं इसको मार्केट में आए हुए, तो आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते। ऐसे क्वेश्चंस आते बेटा, जैसे ये है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 × सेकेंड इनवर्स 2। देखो सेकेंड इनवर्स 2 कब होता है, सेकेंड इनवर्स एज इट इज हो गया, सेकेंड इनवर्स एज इट इज हो गया। अब 2 कब होती है सेकेंड की वैल्यू, 0 1/2, यानी कि ये 1/2 होता है यहाँ पे π/3 पे। तो π/3 पे सेकेंड π/3 पे 2 होता है, प्लस साइन इनवर्स 1/2 कब होता है बेटा, π/sin π/6 पे 30 डिग्री पे, है ना भाई, सही किया है। 30 डिग्री पे ये होता है और 0 1/2 60 डिग्री पे ये होता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड से सेकंड कट गया, 2 π/3 बच गया, और यहाँ पे प्लस π/6 बच गया, फिर उसके बाद 6 आ गया, तो ये हो गया 4π प्लस π, यानी कि 5π/6, 5π/6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। देखो एक बहुत प्यारा सा सवाल है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। अब अगर मैं इसको देखूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों किया है, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये 1/2 तो एज इट इज हो गया बेटा, और ये हो जाएगा sin 2x हो गया, क्योंकि 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का। अब बेटा एक चीज को समझो, साइन थीटा जो है इसकी जो डोमेन है, मतलब इसकी जो रेंज है, सॉरी, वो -1 से 1 के बीच में रहती है। अब थीटा की जगह पे अगर 2x आ गया, तो साइन 2x की जो रेंज होगी तो वो भी क्या होगी, -1 से 1 के बीच में, है ना। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, हर जगह अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 1/2 sin 2x ये कर दिया मैंने, तो ये भी क्या हो गया ये। तो अब इसकी मैक्सिमम हाफ sin 2x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है, -1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/2। क्लियर। अरे भाई साहब पानी की बोतल गिर गई। चलो, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और देखो एक और चीज मैं बता देता हूं, अभी हो सकता है कि आपको ये सवाल थोड़े इजी लग रहे हो, बट जरूरी नहीं है कि आपके पास इजी ही क्वेश्चन आएंगे। अपन धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते चलेंगे, है ना। पहले हम थोड़े से, मतलब आपको एक हैबिट हो जाए कि किस तरीके के सवाल आते हैं, फिर मैं मुश्किल सवाल भी आपको दिखाऊंगा आने वाले सेशंस में, है ना। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ऐसे और सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है जी। चलो बाकी इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अब आपको कहता है कि dy/dx की जो वैल्यू है वो इसके बराबर दिया गया है, e a की पावर x इंटू e b की पावर y,
है ना, पावर ऐड होती है तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा। अब मैं अगर वेरिएबल्स को सेपरेट कर दूं, वेरिएबल्स को अगर मैं ई ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स सेपरेट कर दूं और इसको मैं लिख दूं ई की पावर माइनस बी वाई डी वाई, ठीक है, ई ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करूं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस बी वाई अपॉन में माइनस बी इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए प्लस में सी, ठीक है, सी को इधर भी भेज सकते हो, इधर C1 कर दो, इधर C2 कर दो, कुछ भी कर दो, माइनस वाले को उधर भेजोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इधर हो जाएगा C, ये C1 इधर भेज के तो ये हो जाएगा ई ए की पावर x अपॉन में a, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस बी वाई अपॉन में b। बहुत सारे बच्चे ई की पावर पॉजिटिव बी वाई कर देंगे तो उसकी वजह से वो गलत हो जाएगा। थोड़ा क्रिस क्रॉस करोगे, मतलब मल्टीप्लाई कराओगे तो b इंटू ई ए की पावर x प्लस a इंटू ई की पावर माइनस बी वाई इज इक्वल अपॉन ए बी को इधर भेजोगे तो वो कांस्टेंट ही हो गया, ए बी को इधर भेजोगे तो वो एक नया कांस्टेंट दे देगा, तो b ई की पावर ए एक्स प्लस ए ई की पावर माइनस बी वाई, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अब देख लो b ई की पावर ए एक्स, बी ई की पावर ए एक्स, ए ई की पावर माइनस बी वाई, यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है दोस्त, यही है ना। चलो आगे। अब आपके पास एलपीपी का ये एक सवाल है। एलपीपी से जनरली ऐसा ही वो सवाल पूछता है कि आपके पास एक लीनियर एक ग्राफ दे देगा और वो बोलेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इस एलपीपी को सेटिस्फाई कर रही है या फिर सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो यहां पे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज रिडंडेंट फॉर द शेडेड विजिबल रीजन। इस शेडेड विजिबल रीजन के लिए कौन सी इनइक्वालिटी रिडंडेंट है, यानी कि कौन सी इनइक्वालिटी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो आपके पास बेटा चार इक्वेशन है। पहली इक्वेशन अगर मैं इस लाइन की बनाऊं, इस लाइन की इक्वेशन देखो, इक्वेशन कैसे बनाना है, ये x को 10,0 पे कट कर रहा है और y एक्सिस को किस पे 30,0,30 पे कट कर रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1 है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है। तो ये हो जाएगा इधर कितना 3x प्लस वाई अपॉन में 30 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30। तो ये अब आपके पास क्या है, ये अब आपके पास क्या है, एक इनइक्वालिटी बन गई, मतलब एक इस इक्वालिटी का ये वो है क्या नाम है, लाइन है। अब अगर मैं इसका शेडेड रीजन देखूं तो इसकी जो बनी है इधर की तरफ बनी है, इसका जो फिजिबल रीजन बना है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन बना है वो इधर की तरफ बना है, तभी तो ये कॉमन आएगा ना। इस वाली लाइन का इधर की तरफ बना है और इस वाली लाइन का ऊपर की तरफ और इस वाली लाइन का भी ऊपर की तरफ, इस वाली लाइन का ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ, है ना। तो सबसे पहले तो ये देख लो किसका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ बना है। अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी को देखूं तो 0,0 पे चेक करता हूं, x0 y0, तो ये क्या होना चाहिए था, 30 से कम या 30 के बराबर होना चाहिए, 30 से कम। इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है हमें तो 30 से कम होना चाहिए था, यानी कि 0,0 पे मतलब ये तभी इसका सॉल्यूशन रीजन 0,0 की तरफ नहीं बनेगा। देखो अगर ये 30 से कम होता तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होता है, 0,0 की तरफ होता, लेकिन इसका 0,0 की तरफ नहीं जा रहा है, इसका कहां जा रहा है, अवे फ्रॉम 0,0, मतलब 0,0 से दूर जा रहा है। तो ये क्या होना चाहिए था, इस इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए था, है ना। तो इसकी जो पहली इनइक्वालिटी आपके पास मिलेगी 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो ये आपके पास है। तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये इसकी एक इनइक्वालिटी है। देखो ये नहीं हो सकता कभी भी क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी इसकी इनइक्वालिटी। अब दो ऑप्शंस बच गए, ठीक है। इस वाली लाइन का अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं, y एक्सिस को 0,20 और x एक्सिस को 20,0, ठीक है, तो x अपॉन 20 प्लस वाई अपॉन 20 कौन सी लाइन का बन रहा है भाई, ये शायद इस वाली लाइन का बन रहा है, इस वाली लाइन का, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। अब बेटा x प्लस वाई इज इक्वल, या खुदा, और 20
यही है ना भाई, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, ऐसी तो कोई इक्वेशन मुझे यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही है ना, ऐसी तो कोई इक्वेशन ही नजर नहीं आ रही है। चलो इसको छोड़ो फिर थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और यही बनेगा ना, y एक्सिस को भी 20 पे कट कर रहा है, x एक्सिस को भी 20 पे कट कर रहा है, तो इसकी कोई इक्वेशन नहीं दिख रही है। इस लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, तो ऐसा क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, वो नहीं दिख रहा है, इसका बनाते हैं। तो ये y एक्सिस को 20 पे और x एक्सिस को 40 पे, तो x अपॉन में 40 प्लस y अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 40, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 40, तो मुझे तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि शायद ये भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा और इसका कोई इक्वेशन बना नहीं पा रहा है। चलो इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, यानी कि ये 0,0 को सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसकी जो इक्वेशन होगी x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 40 होगी, इज लेस देन इक्वल्स टू 40, बिल्कुल है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एक ऐसी इनइक्वालिटी है जो इन तीनों में से किसी भी लाइन के लिए नहीं है, ठीक है जी। चलो ऐसे सवाल पूछ लेता है वो, कभी कभी लंदी वाले आ जाते हैं। बाकी इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि आप बेटा लाइन को देख के ही, मतलब पॉइंट्स के वो सेट यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे आपने देख लिया 20,0, यहाँ पे देखो कौन सी इनइक्वालिटी को कौन सी दो लाइंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप चीजों को निकाल सकते हो। आगे डिस्कस करेंगे, आगे के सेशंस जब आप देखोगे तो वहां पे इन सभी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इसका आनंद लो। देखो ये सवाल है आपके पास, कहता है क्या, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y। देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू e की पावर y। दोनों को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो e की पावर x के नीचे भी आ जाएगा ये e की पावर x इंटू e की पावर y, प्लस e की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू e की पावर y, इसके नीचे भी आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको कट करूं, e की पावर x से e की पावर x कट गया, e की पावर y से e की पावर y कट गया, ये अगर ऊपर जाएगा e की पावर माइनस y हो जाएगा, प्लस ये अगर ऊपर जाएगा e की पावर माइनस x हो जाएगा, और ये 1 के बराबर हो गया। अब अगर मैं e की पावर माइनस y, इनका दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दूं, फिर y का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। पहले तो e की पावर माइनस y हो जाएगा, फिर y का माइनस e की पावर माइनस y, फिर y का करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा, e की पावर माइनस x का करोगे तो माइनस e की पावर x और 1। अब अगर मैं इसको उधर शिफ्ट करूं तो dy बाई dx जो होगा, देखो यहाँ पे CUET जैसे एग्जाम्स में, या फिर अगर आप अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्किप करनी पड़ेगी। स्टेप्स की अगर मैं बात करूं, सजा के नहीं लिखना, रफ e की पावर माइनस एक्स उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये अगर इधर आएगा तो ये माइनस e की पावर माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस e की पावर y, माइनस वाई ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस एक्स इधर पहले से है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलो अगला सवाल आप लोगों के पास क्या है, a की वैल्यू ये है, आपको a की पावर 20 निकालना है। ध्यान से देखना कैसे। देखो a ये है तो सबसे पहले आप a स्क्वायर निकालो। a स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, 1011 इनटू में 1011, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1 इंटू 1 1, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 2, तो ये हो जाएगा इधर सेकंड रो 0 0 0, और ये हो जाएगा 0 और 1 1, ये हो गया। अब अगर मैं a की पावर 3 निकालूंगा ना, तो इस a स्क्वायर से 1021, इसको a से मल्टीप्लाई करोगे 1011, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1031। फिर बेटा अगर आप a की पावर 4 निकालोगे ना, तो इस a की पावर 3 से आप इस a को मल्टीप्लाई कर दो 1011, तो ये आ जाएगा आपके पास 1041। अब अगर आप यहां पे देखोगे ना, तो a की पावर 1 पे 1011, ठीक है। a की पावर 2 पे 1012, a की पावर 3 पे 1013, a की पावर 4 पे 1014। तो आप देखोगे ये तीन चीजें तो हर जगह सेम है, और ये 1 2 3 4 बढ़ता जा रहा है।
तो ये जो अगर मैं a की पावर n निकालना चाह रहा हूं तो ये कैसा पैटर्न बना रहा है, 1 0 1 और वन की पावर यहां पे n है ना। अगर आप 4 रखोगे तो n की वैल्यू 4, 3 रखोगे तो n की वैल्यू 3, 2 रखोगे तो n की वैल्यू 3, तो ये वाला पैटर्न बना रहा है। तो ऐसे ही a की पावर 20 की जगह पे 1 0 21 1 0 21 1 0 21 ये हो जाएगा। क्लियर क्लियर। अच्छा अगला सवाल क्या है? या खुदा, ये तो कुछ और आ गया, ये शायद मिसप्रिंट हो गई है चीज, है ना। ये वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये कुछ और है, मतलब इसका ये वाला नहीं है, ये इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला ये वाला नहीं है, कुछ और है, वो आगे होगा शायद कहीं पे, ठीक है। तो मतलब शायद टाइपिंग एरर है, क्योंकि ये वाला सवाल तो पहले अपन लोग कर चुके हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ, अब अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 0 1 x इंटू ई की पावर x dx, ये हो गया। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करूंगा, बाई पार्ट्स लगाऊंगा। बाई पार्ट्स क्या कहता है भैया, बाई पार्ट्स कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखो आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये हो गया x इंटू ई की पावर x माइनस एक्स का डेरिवेटिव वो ई की पावर x का इंटीग्रेशन जो होगा वो ई की पावर x ही रहेगा। तो x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x एज इट इज। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। बाकी इसमें लिमिट लगी हुई है आपकी 0 से लेके 1 तक। कहां से, 0 से लेके 1 तक। अब अगर मैं इसमें 1 सब्सटीट्यूट करूं x की जगह पे तो ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 हो गया। फिर माइनस अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट करूं तो 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 ये हो गया। तो 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 ये कैंसिल हो गया, माइनस ये हो गया 0 माइनस किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि +1 पॉजिटिव 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे ही फटाफट चीजों को करना आपको। ठीक, अब एक मैट्रिक्स दिया गया, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, आपको सबसे पहले C23 निकालना है। C23 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट्स बच गए हैं, C23 क्या हो जाएगा, 2 माइनस प्लस 4, 2 + 4 6 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 6 0 माइनस 6 माइनस 6 पक्का यही है ना, 0 3 2 6 और पावर भी वो 2 2 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 2 10 4 3 12 -2 माइनस ऑफ -2, तो माइनस 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 12 माइनस माइनस +2, तो -10 होना चाहिए, -10, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फटाफट से करना है बेटा, इन चीजों को टाइम नहीं देना है। अब आपके पास कहता है कि ये आपके पास दो लाइंस है, इन दोनों लाइंस, ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो के की वैल्यू क्या होगी। देखो, सबसे पहले आप अपनी इन लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन में a, तो x के आगे पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तो नेगेटिव साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, नेगेटिव साइन को नीचे शिफ्ट करो, x माइनस 1 अपॉन में -3 इज इक्वल्स टू, यहां से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं y + 2 अपॉन में -2 के, नेगेटिव साइन को नीचे भेजू y + 2 अपॉन में +2 के, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, फिर इसको अगर मैं देखूं z +3 है तो z -3 अपॉन में 2, तो यानी कि ये हो गया z -3 अपॉन में 2। ठीक है, अच्छा, फिर अगर मैं इस दूसरी इक्वेशन को देखूं तो x -1 ये पहले से ही इस फॉर्म में है अपॉन 3 के, y -1 अपॉन में 1 ये पहले से ही है, और यहां से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं z -6 अपॉन में 5 है ना, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो ये नेगेटिव साइन अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूं तो ये -5 हो गया। अब बेटा दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होती है, जब इनके डायरेक्शन रेशोज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। -9 के, 3 3 9 के, 2k इंटू 1 + 2k प्लस 2 इंटू -5 -10 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपके पास -7k इज इक्वल्स टू में 10, तो k की वैल्यू हो जाएगी -10 अपॉन में 7, आ रहा है कहीं पे -10 अपॉन में 7। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको ये सवाल करने हैं। ठीक, आ जाओ, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड द y एक्सिस, आपको इसका एरिया निकालना है बेटा। देखो, कह रहे हैं कि आपके पास ये एक इक्वेशन है,
ये बेटा एक पैराबोला की इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वाली, तो ये इधर की तरफ बनेगा, राइट वर्ड पैराबोला। और कहता है y इज इक्वल्स टू a पे, ये कट कर रहा है, तो मान लो ये y इज इक्वल्स टू a पॉइंट पे इसको कट कर रहा है, और y एक्सिस के साथ आपको इसका शेडेड रीजन का एरिया बनाना है, बताना है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे बेटा, आप 0 से लेके इंटीग्रेट कर रहे हो a तक x dx। अब यहां से कर्व कौन सा है, ये वाला, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3y स्क्वायर अपॉन में a इज इक्वल्स टू x। तो x की जगह पे 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3y स्क्वायर अपॉन में a इंटू में dx। तो 3 अपॉन में a y स्क्वायर 0 से लेके a, सॉरी dy x dy। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में a, और ये हो जाएगा y की पावर 3 अपॉन में 3 0 से लेके a। तो 3 अपॉन में a, y की पावर 3 यानी कि a की पावर 3 अपॉन में 3, तो ये कटेगा a स्क्वायर, ये कट जाएगा 3 से 3, तो a स्क्वायर आना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैलकुलेशन अगर सही है तो ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। कहीं पे एक बार ही देख लेना भाई, कुछ अगर छोटा मोटा कुछ एरर हो गया हो, क्षमा प्रार्थी है भाई हम, ये मत बोलना सर जी ये हो गया वो हो गया, ठीक है। कई बार कैलकुलेशन एरर भी हो जाता है, वैसे मुझे दिख नहीं रहा है पर ठीक ही है, ठीक है। चल अगला सवाल है आपके पास, कहता है कि बेटा अगर आपके पास a वेक्टर है b वेक्टर है, दोनों के दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं बेटा a1 अपॉन a2, यानी कि 3 अपॉन 2, वो बराबर हो जाएगा b1 अपॉन b2 के, वो बराबर हो जाएगा b1 अपॉन b2 के, बराबर हो जाएगा बेटा c1 अपॉन में a नहीं होगा शायद, ये लैम्डा होगा, लैम्डा के। तो अगर मैं देखूं तो ये भी 3 अपॉन में 2 है, यानी कि 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3। अब 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू 2 अपॉन में 3 प्लस 2, 3 से 3 कट गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, तो 4 आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है। कहता है क्या, अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये इसके बराबर है, तो a माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। मैंने आपको बताया होगा, अगर जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए हैं, तो मैंने आपको बताया है कि अगर बेटा आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका डॉट प्रोडक्ट बेटा इसी के साथ कर दो, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट बेटा क्या कर लो, इसी ही के साथ कर डालो। उसके बाद क्या होगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर क्या होगा माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर क्या होगा माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा, प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा मुझे दिया गया 1, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसकी वैल्यू मुझे दी गई है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अब कहीं से मुझे अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर पता चल जाएगा तो बात बन जाएगी, लेकिन वो मुझे दिया नहीं है। लेकिन मुझे एक और जानकारी दी गई है, देखो मैंने इसको यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, ये तो मैंने यूज ही नहीं किया, यानी कि वो वैल्यू मुझे यहीं से कहीं से मिलेगी। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ कर दूं, इसी के साथ कर दूं, इसी के साथ कर दूं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का, ये इसी के साथ हो जाएगा, इसी के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 a वेक्टर इंटू a वेक्टर प्लस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2 b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b वेक्टर डॉट b वेक्टर, वो हो जाएगा। और इसका वैल्यू मुझे पता है 2√3, यानी कि 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 4, और ये हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3। 4 अगर मैं तीनों से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा, या फिर उधर ही सॉल्व करके भेज दो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर 8, 12 में से 8 गया तो 4, 1 बच रहा है इसका वैल्यू। a वेक्टर डॉट b वेक्टर यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2 और 1 3 आपके पास आंसर। अच्छा 3 तो इसका स्क्वायर आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो आ जाएगा अंडर रूट 3। नेगेटिव क्यों नहीं लेते हम इसमें, प्लस माइनस अंडर रूट 3 होना चाहिए ना, नेगेटिव इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है बेटा, ये मैग्नीट्यूड है। क्लियर, ये वाला सवाल था शायद वो, कि आपका
sin 3x एक फंक्शन दिया गया है और आपको ये बताना है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा, वो चीजें आपको बतानी है। तो fx अगर sin 3x के बराबर है तो आपको पता है सबसे पहले f डैश x निकालो, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x। उसके बाद बेटा इसको 0 के इक्वल रखते हैं, यानी कि cos 3x की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी, यानी कि 3x क्या होगा बेटा π/2 के बराबर होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा π/6 हो जाएगा। 3 जब नीचे आएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई π/6, यानी कि π/6 पे ये क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट है। π/6 इज व्हाट, π/6 इज क्रिटिकल पॉइंट। 0 से π/2, उसके बाद बेटा π/6 आ गया बीच में। अब π/6 से यानी कि 30 डिग्री से पहले कोई भी मैं वैल्यू ले लूं, मान लो π/12 ले ली, एक वैल्यू ये ले लो और एक वैल्यू ये ले लो, π/4 ले लो। इसके बाद अब π/12 पे अगर मैं f डैश x का साइन चेक करूं, 3 cos x की जगह पे π/12 रख देते, 3 इंटू π/12, तो ये हो जाएगा π/4, यानी कि π/4 cos π/4 क्या होता है 1/√2। तो ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, बस आपको साइन चेक करना है। अब अगर मैं π/4 रखूं तो 3 cos π/4, तो ये हो जाएगा 3 π/4। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 3 cos पाई माइनस π/4, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, यानी कि नेगेटिव होता है वहां पे cos, और cos अगर नेगेटिव है तो π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है और ये आ जाएगा आपके पास नेगेटिव। यानी कि बेटा ये 0 से पाई के बीच में क्या है, 0 से π/6 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है, और π/6 से π/2 के बीच में ये क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/6, इज डिक्रीजिंग ऑन π/6 से π/2, दोनों के दोनों करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो ए और बी कहां पे है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करना है भाई इसको। ठीक, एक बहुत प्यारा सा सवाल है आप लोगों के लिए, ये x की वैल्यू दी गई है ये, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत प्यारा सवाल है। x की वैल्यू दी गई है, ये y की वैल्यू दी गई है, ये dy/dx निकालो। तो सबसे पहले dy/dt निकालो, dy/dt निकालोगे तो e की पावर साइन 2tx इंटू में 2x सॉरी इंटू में 2x, ओ हो इंटू में e की पावर का डेरिवेटिव यही होगा। अब साइन 2tx का हो जाएगा बेटा 2tx नहीं है यार, 2t है बस, 2 साइन 2t का हो जाएगा बेटा cos 2t। ठीक है, अब अगर मैं dx/dt निकालूं, dx/dt निकालूं तो e की पावर cos 2t x नहीं है, e की पावर cos 2t 2 माइनस 2 साइन cos का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है ना, साइन 2t। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये इससे कट जाएगा, यहां पे 2 से 2 कट जाएगा, तो e की पावर साइन 2t इंटू cos 2t अपॉन में माइनस e की पावर cos 2t इंटू साइन 2t, ये हो गया। अब ये ऑप्शन मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा है, मुझे लॉग की फॉर्म में ऑप्शन दिख रहा है, लॉग की फॉर्म में। तो लॉग की फॉर्म में कैसे निकालोगे, देखो x इज इक्वल्स टू e की पावर cos 2t के बराबर है, दोनों तरफ अगर मैं लॉग ले लूं, log x क्या हो जाएगा, log e की पावर cos 2t। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी cos 2t log e की वैल्यू होती है 1, तो log x जो है बेटा वो आ जाएगा आपके पास cos 2t के बराबर। ऐसे ही बेटा यहां पे y जो है वो किसके बराबर है, e की पावर sin 2t, दोनों तरफ log लोगे तो log y जो है वो sin 2t के बराबर आ जाएगा। अब ध्यान से अगर आप देखोगे e की पावर साइन 2t किसके बराबर है बेटा, y के बराबर, नेगेटिव साइन ऊपर लिख लेता हूं y के बराबर, cos 2t log x के बराबर, तो y log x अपॉन में ये वैल्यू है x के बराबर, ये वैल्यू log y के बराबर, तो y अपॉन में x, पहले तो y अपॉन में x होना चाहिए, नेगेटिव y अपॉन में x यहीं पे है तो यही ऑप्शन सही होगा, बाकी log x अपॉन में log y। ठीक है जी, मुश्किल नहीं है, सब आसान है। ठीक, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं 1 माइनस cos 8x अपॉन में 16x स्क्वायर, मैंने आपको बताया हुआ है 1 माइनस cos 2 थीटा
की जगह पे आप मतलब आप इसको साइन में कन्वर्ट करो तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर 4x, ठीक है, और अपॉन में क्या है 16x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 एज इट इज साइन स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 4x इंटू साइन 4x ऐसे लिख सकता हूं, और 16x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 4x इंटू 4x। तो साइन 4x अपॉन ये और ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 2। तो k की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ जाएगी, तो k की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ जाएगी। सिंपल, कुछ मतलब आपको ऐसे नहीं करना भाई। कितने सवाल है 18 है, अच्छा 2 क्वेश्चन पे 17, इस पे भी 17 नंबर डल गया था, इस पे भी 17 नंबर डल गया था। ठीक है, तो ये सवाल थे। यहाँ पे भी शायद 2 क्वेश्चंस पे 8 नंबर, इस पे भी 8 नंबर डल गया और इस वाले पे भी 8 नंबर डल गया। ठीक है, वही मैं कहूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सवालों को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये लगभग 20 क्वेश्चंस थे आपके पास, शायद एक क्वेश्चन वो मिसप्रिंट था, बट ठीक है, आगे आने वाले सेशंस में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना क्या आपको और भी ऐसे सेशंस चाहिए जहां पे हम CUET के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। अगर आप कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे और भी आपके लिए ऐसे सेशंस आएंगे और बाकी के सब्जेक्ट्स के भी आएंगे। ठीक है जी, सो आज के इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।